नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग लगातार एएलपी के जो वीडियो है प्रीवियस ईयर का रेलवे का वो लेके आ रहे हैं आपके सामने में। तो आज हमारे रेलवे का ये मिडिएवल इंडिया का तीसरा पार्ट है और लगातार इस तरीके से हम जैसा कि आपको बताया था कि ये वीडियो आते रहेगा, ठीक है ना, जो जिसमें सारे प्रीवियस ईयर रेलवे का हम यहाँ पे डिस्कस आपसे करने वाले हैं। चलिए, तो इस प्रीवियस ईयर में अब आज देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनवाए गए थे। खजुराहो टेम्पल किस राजवंश के दौरान बनवाए गए थे? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? चंदेल वंश। क्या हो जाएगा आंसर? चंदेल। चंदेल राजवंश के समय खजुराहो का मंदिर को क्या किया गया था बेटा? बनवाया गया था। ये हो गया ये हो गया क्वेश्चन नंबर 249 जो हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं पूरा इतिहास के क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, चंदेल वंशों ने खजुराहो के मंदिर बनाया, बहुत फेमस है खजुराहो, आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वैष्णव धर्म में देवता के कितने अवतार या अवतार की मान्यता दी गई है। कितना आसान क्वेश्चन है कि कितने अवतार की बात है, और ये क्वेश्चन किसमें पूछा है? एनटीपीसी में, ये बात ध्यान रखिए। अब कितने अवतार है आप सब जानते हैं, कितने अवतार है बेटा? 10 अवतार। तो 10 अवतारों की अब बात की गई है, 10 अवतार की बात की गई है वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतार। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिखाई देता है? अगला क्वेश्चन है मीराबाई सबसे प्रसिद्ध महिला कवि और भगवान कृष्ण की भक्त वर्तमान समय में एक राजपूत कुमारी थी। मतलब कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी ये? तो ये राजस्थान की राजपूत राजकुमारी थी। आप जानते हैं मीराबाई को कि मीराबाई के पति के देहांत होने के बाद मीराबाई कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान बैठती है और कृष्ण के भक्ति में और कृष्ण को पाने के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, इसलिए उनको घर से भी बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन मीराबाई कृष्ण को जब सब कुछ अपना मान चुकी है तो फिर वो कृष्ण भक्त कहलाती है और पूरे भारत में मीराबाई का बहुत सारा चर्चा है। इनको बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है मीराबाई को और उनकी रचनाओं को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है गोल गुम्बज इज मौसोलिन ऑफ द किंग मोहम्मद आदिल शाह इज अ पार्ट ऑफ, यानी गोल गुम्बज राजा मोहम्मद अली शाह का मकबरा है, यह किसका हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा है? तो गोल गुम्बज कहाँ है? सिंपल बात है, तो गोल गुम्बज है बेटा बीजापुर में। कहाँ है बेटा? बीजापुर में, जिसे आदिल शाह ने बनवाया था, बीजापुर। ये जो बीजापुर है ये किसका पार्ट था? तो बीजापुर एक समय में बहमनी राजवंश का पार्ट था। बहमनी राजवंश, बहमनी नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहमनी राजवंश, जिसके संस्थापक थे कौन? हसन गंगू। जिसके संस्थापक कौन थे बेटा? हसन गंगू, जिसके संस्थापक थे बहमनी राजवंश के। खूब ध्यान से आप समझिएगा इस बात को, ठीक है ना। चलिए, और बहमनी राजवंश से बरार, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर ये सब बाहर निकला था, जिसमें बीजापुर का गोल गुम्बज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द आसफी इमाम बाड़ा बिल्ट बाई आसफ उद्दौला इज लोकेटेड इन, यानी कि आसफ उद्दौला के द्वारा निर्मित इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा सिंपल है, इसका इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है बेटा? लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, जो भी है यहाँ पे क्वेश्चन आता है बड़ा इमाम बाड़ा ये कहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो बड़ा इमाम बाड़ा हो या छोटा इमाम बाड़ा हो, दोनों ही कहाँ स्थित है बेटा? लखनऊ में स्थित है। लखनऊ, लखनऊ, मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है। लखनऊ की तहजीब के लिए लखनऊ जाना जाता है, अब तहजीबी शहर है ये लखनऊ, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 254 क्वेश्चन है कि कौन से अंधे कवि थे जिन्होंने सूर सागर नाम से अपने संग्रह में कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि कौन ऐसे कवि थे जिन्होंने कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। बहुत सिंपल है, आप जानते हैं कि सूरदास वो कवि थे जिन्होंने सूर सागर लिखा। सूरदास का एक किताब है जिसका नाम क्या है बेटा? सूर सागर लिखा। सूरदास ने क्या लिखा बेटा? सूर सागर। और आप जानते हैं कि ये सूर सागर कृष्ण और जो राधा है और उनके बीच की जो पूरी एक आध्यात्मिक और प्रेम का कहानी है उसको सूरदास ने बड़े ही प्यार से लिखा है और बहुत बड़े भक्त कृष्ण के कहलाते हैं सूरदास। तो सूरदास और एक अंधे थे, नाम से ही आप समझ में आ रहा है इनका नाम सूर है, तो सूरदास एक अंधे थे, ध्यान में आप रखिएगा। चलिए, 254 हो गया। 254 के बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन 255। तुलसीदास, रामचरितमानस की रचना करने वाले तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य, यानी तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था जिन्होंने रामचरितमानस का रचना किया था?
थोड़ा सा तुलसीदास जी के बारे में आप जान लेते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। वर्तमान के कौन से प्रदेश में बेटा? उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जरा तुलसी रामचरितमानस के बारे में बात कर ले। रामचरितमानस ध्यान रखिएगा, ये अवधि में लिखा गया है। पहला क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में यही पूछ देता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधि में। इसके रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता है तुलसीदास, याद रखिएगा, तुलसीदास, ध्यान रखिएगा। और ये उत्तर प्रदेश में बनारस के रहने वाले थे, बनारस के पास के, ठीक है ना, एक। और दूसरी बात है कि तुलसीदास जी जिस समय रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, उस समय भारत का सम्राट, ध्यान रखिएगा, भारत का सम्राट अकबर हुआ करता था। भारत का सम्राट कौन था बेटा? अकबर था, अकबर, याद रखिएगा इस पॉइंट को, अकबर था। और तुलसीदास जी के इस पूरे रचना में, ध्यान से समझिएगा, तुलसीदास जी के इस पूरे रचना में उनकी जो मदद किया था वो टोडरमल ने किया था, जो अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था। ये भी बात आप ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। कैसे किया था मदद? तो तुलसीदास जी अपने रचना को इनके पास पहुंचाया था, क्योंकि चोर या जैसे भी हो वो रचना खराब हो जा रही थी लिखने में, तो इनके पास सहेज के रखा हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो भारत का सम्राट अकबर था, और एक बार अकबर ने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाया भी था, लेकिन तुलसीदास जी बड़ा ही विनम्रता से अकबर को क्या कर दिए थे बेटा? मना कर दिए थे अपने दरबार में आने से। चलिए 255 क्वेश्चन, 255। अगला है 256। दसबोध मुख्य रूप से किसके लेखन और उपदेशों का संकलन है? क्वेश्चन है दसबोध इज प्राइमरली ए कंपाइलेशन रीडिंग ऑफ सेरेमन ऑफ, किसका है? तो देखिए इसका आंसर है समर्थ रामदास। क्या है बेटा? समर्थ रामदास। वैसे समर्थ मैंने लिख दिया है, यहाँ समर्थ आप देख सकते हैं। समर्थ रामदास के ये रचना है, याद रखिएगा, समर्थ रामदास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर ऑफ चिश्ती सिलसिला? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह इज लोकेटेड एट, यानी चिश्ती सिलसिले के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो आप जानते हैं कि जिसे आप अजमेर वाले बाबा बोलते हैं, या जिसे गरीब नवाज बोलते हैं, जिसे बाबा अजमेरी बोलते हैं, ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का ही नाम है, और जिनका कार्यस्थल अजमेर है, और वहीं पे इनके पूरा का पूरा दरगाह है, जहां लोग जाते हैं हर साल, हर बार जाते हैं, और वहां पर जाके बैठ के अपने मन्नतों को मानते हैं, पूरा होता है कुछ लोगों का। तो ये एक पूरा का पूरा रिलीजियस कहानी है, और ये इनका पूरा कहाँ था? अजमेर में। कहाँ? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर। इसे ही गरीब नवाज भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गरीब नवाज, याद रखिएगा। और इसे ही अजमेरी बाबा भी बोलते हैं, इस नाम से ट्रेन भी चलता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 257 के बाद 258। अरे रुक जाओ, 258। अराउंड व्हिच ईयर डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल कॉम्प्लेक्स बिगिन? ताजमहल परिसर का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ? ताजमहल का निर्माण। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। तो ताजमहल का निर्माण आप जानते हैं किसने करवाया बेटा? शाहजहां ने करवाया। ये सबसे पहला पॉइंट है। किसके याद में करवाया? तो बेगम मुमताज महल के याद में करवाया, बेगम मुमताज महल के याद में करवाया। आप ये भी बात आप जानते हैं, ठीक है ना, मैंने इसको पढ़ा दिया है। अब पॉइंट यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि शाहजहां ने जो ताजमहल, अच्छा आप जानते हैं कि संगमरमर का बना हुआ, ये संगमरमर का बना हुआ ये एक क्या है? ताजमहल। तो ताजमहल एक मकबरा है, ये भी बात याद रखिएगा कि ताजमहल क्या है? तो ताजमहल एक बेटा मकबरा है, और दुनिया का एक क्या है? वर्ल्ड का एक क्या बोलते हैं? आश्चर्य है ये, इसकी बनावट, इसकी कलाकृति वर्ल्ड का आश्चर्य है। तो क्वेश्चन है कि इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1632 ईस्वी में, 1632, 1632 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। देखो 1605 में, देखो 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, और 1605 से लेके 1627 तक जहांगीर था, और 1627 से 1658 तक, ध्यान रखिएगा, 1627 से 1658 तक कौन था? शाहजहां था, और 1658 से 1707 तक कौन था? औरंगजेब था। ये टाइम पीरियड है महान मुगलों का, 1526 से लेकर के 1530, और 1530 से लेकर के 1500
1555 और 1555 से लेकर के 1605। ये अकबर है, ये जहांगीर है, ये शाहजहां है और ये औरंगजेब है, और ये बाबर है, ये हुमायूं है। ध्यान रखिएगा। तो ये महान मुगलों का पूरा टाइम पीरियड है, जो महान मुगल है। उसके बाद जो लेटर मुगल आ जाते हैं, जो किसी काम का मुगल नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ताजमहल का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण हुआ था। 258 259 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 259 नंबर है, हु वाज द राजा ऑफ बर्धमान वेन परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि जब स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ तो बर्धमान का राजा कौन था? तो बर्धमान का राजा तेज चंद था। कौन था बेटा? तेज चंद। ये ऐसे क्वेश्चन देखो, यहाँ एनटीपीसी में पूछा हुआ है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कह रहा है कि आप बना के मत आइए, क्योंकि हर क्वेश्चन को बनाना नहीं होता है। हालांकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपसे सॉल्व कर रहा हूं। अगर आप ये क्वेश्चन दोबारा आ गया तो फिर तो आप बना ही लेंगे, तब कोई दिक्कत होगा नहीं। लेकिन पॉइंट देखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपको परेशान करने के लिए आते हैं और चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को ना बनाए। ठीक है, तो अब देखो 259 यहाँ पे बात कर लिए। ठीक है, 259 की बात कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि 259 के बाद, हाँ, जरा अस्थाई बंदोबस्त की बात कर ले तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त को भारत में लागू किया गया था। और इसके लागू करने वाले थे कौन बेटा? कॉर्नवालिस। कौन लागू किया था? कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किया था। कॉर्नवालिस ने क्या किया था बेटा? शुरुआत किया था। इस पॉइंट को आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, ध्यान रखेंगे। कॉर्नवालिस ने शुरुआत किया था 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की। ये भू लगान के लिए, यानी कि भू राजस्व वसूलने का एक तरीका था, भू राजस्व वसूल करने का। ध्यान रखिएगा इस बात को खूब अच्छे से। 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था क्या? अस्थाई बंदोबस्त। अब बात करते हैं 260 नंबर क्वेश्चन का। 260 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग खोज करने वाले पहले, अब किसने समुद्री मार्ग की खोज की? आप जानते हैं कि ये पुर्तगाली थे, और इसका नाम था, भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज किया था, इसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था बेटा? वास्को डी गामा। आप जानते हैं कि इसने समुद्री मार्ग की खोज किया था भारत आने के लिए, वास्को डी गामा ने। और आपको ये भी बात पता है कि ये सबसे पहले केरल के तट पे पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? केरल के कालीकट के तट पे पहुंचा था, कालीकट के तट पे। और केरल के कालीकट का राजा कौन था? तो राजा यहाँ पर था जमोरिन। राजा कौन था बेटा? जमोरिन था यहाँ पे, राजा जमोरिन। याद रखिएगा, जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था कि आप आइए, हमारे यहाँ आए हैं, व्यापार कीजिए, वाणिज्य कीजिए। और अब वास्को डी गामा वहाँ व्यापार वाणिज्य के लिए आया था, क्योंकि पूरे यूरोप में भारत का मसाला बहुत फेमस था, खास करके गोल मिर्च। याद रखिएगा, भारतीय मसाला के लिए ये आया था, भारतीय मसाला, खास करके गोल मिर्च की बात कर रहे थे। गोल मिर्च, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक पेपर। क्या बोलते हैं? ब्लैक पेपर बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे आपसे कर लिया। थोड़ा सा ध्यान में आप रखिएगा जो बात हम आपको यहाँ से कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 260 के बाद 261, कौन सा चिकित्सक भारत आया और 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में सेवा की और भारत के कई विविध क्षेत्रों में अग्रणी सर्वेक्षण अन्वेषण भी किए? और ये क्षेत्र कौन थे? तो फ्रांसिस बुकानन थे। कौन थे ये? फ्रांसिस बुकानन। याद रखिएगा, फ्रांसिस बुकानन थे। 1794 से लेकर 1815 तक बंगाल सर्विसेज में रहे। अगला है, नेम द पर्सन हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इन 1815। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो ये थे कॉलिन मैकेंजी। कौन थे ये बेटा? कॉलिन मैकेंजी थे। 262 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कॉलिन मैकेंजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, फोर्ट विलियम वाज बिल्ट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, द विलेज वाज क्लियर्ड एज साइट फॉर फोर्ट। यानी फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। किले के लिए एक साइट के रूप में गांव को साफ कर दिया गया था। ये गांव कौन था? तो देखो जरा, फोर्ट विलियम के बारे में हम थोड़ा सा आपसे बात कर ले और तब इसका आंसर करेंगे। जब बात हम करते हैं फोर्ट विलियम का, तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा, जो फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ था, इसमें 3 गांवों को, कालीकाता, है ना, सूता नदी, ध्यान से रखिएगा, सूता नदी और गोविंदपुर। सूता नदी और कौन सा बेटा? गोविंदपुर। इन 3 गांवों को मिला करके
फोर्ट विलियम बनाया गया था। इसके चारों तरफ किलेबंदी की गई थी, फोर्ट विलियम बनाया गया था, और जिसे आगे चल करके क्या कह दिया गया, कलकत्ता कह दिया गया, जो वर्तमान कलकत्ता, जो बाद में क्या हो गया बेटा, कोलकाता हो गया, बाद में क्या हो गया बेटा, कोलकाता हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कालीकाता, सूतानदी और गोविंदपुर को मिला करके फोर्ट विलियम का क्या किया गया बेटा, निर्माण किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछते हैं, और देखो सामने में आ गया आरआरबी एनटीपीसी में, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोविंदपुर। क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर, गोविंदपुर। याद रखिएगा इस बात को, गोविंदपुर इसका आंसर होने होगा, ध्यान रखिएगा। तो कालीकाता, सूतानदी और गोविंदपुर को मिला करके फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया था। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 263 से 264। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हिच मुगल मोन्यूमेंट वाज डिजाइन्ड बाय उस्ताद अहमद लाहौरी एंड डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन 1983। यानी कि उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा किस मुगल स्मारक को डिजाइन किया गया था और 1983 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो देखिए वो कौन सा था, तो वो जानते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी किसका निर्माण किए थे, ताजमहल का। और आपको इस पहले हमने बताया कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने करवाया था। ये बात हमने आपको पहले बता दिया है अपने बेगम के याद में, जिसका नाम था मुमताज महल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। A large marble building in Kolkata built by British whose design echoes by Taj Mahal is। कोलकाता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित एक बड़ी संगमरमर की इमारत जिसका डिजाइन ताजमहल से मिलता जुलता है, ये कौन सा है, तो ये है आपका विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल भी जो है ना वो क्या बोलते हैं, बना हुआ है क्या बोलते हैं, संगमरमर से। तो विक्टोरिया मेमोरियल, और ये वर्तमान में कोलकाता में क्या है बेटा, ये म्यूजियम हो गया है। ये क्या हो गया है, म्यूजियम, जहां पर दुनिया भर की चीजें रखी हुई है, जाकर के देखिए, उसके टिकट लगते हैं, घूमिए और इतिहास को अपने में समेटिए। ये म्यूजियम में अब घोषित कर दिया गया है कलकत्ता में, और बहुत बड़ा जगह पे बनाया गया है विक्टोरिया मेमोरियल। चलिए ठीक है, अगला कर्नाटक में मैसूर पैलेस, सॉरी प्लेस नहीं है बेटा, पैलेस होगा, ठीक है ना। मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था, मैसूर पैलेस। तो देखो मैसूर पैलेस, अब यहाँ पे जब बात आती है मैसूर की, तो एक नाम आता है, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता दूं, मैसूर का नाम आता है तो एक नाम आता है हैदर अली का। किसका नाम आता है बेटा, हैदर अली का, और उसका बेटा टीपू सुल्तान का। किसका नाम आता है, टीपू सुल्तान का। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप हैदर अली को खूब अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो हैदर अली को जब खूब अच्छे से पढ़ेंगे तो ये एक सिपाही से राजा बना था। अब सिपाही के रूप में भर्ती हुआ था और अपनी बहादुरी के बदौलत क्या बन गया था बेटा, राजा बना था। तो जब अपनी बहादुरी से राजा बना, तो जिस समय वो सिपाही के रूप में भर्ती हुआ था, उस समय वहां का किस राजवंश का शासन था, तो वोडेयार राजवंश का शासन था। किस राजवंश का बेटा, वोडेयार राजवंश का शासन था। 266 नंबर क्वेश्चन का आंसर वोडेयार। ध्यान रखिएगा, वोडेयार राजवंश के राजा को रिप्लेस करके और हैदर अली जो है ना गद्दी पे बैठा था, और हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान, और उसके बाद 1799 में टीपू सुल्तान की, ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में, चौथे आंग्ल मैसूर के युद्ध में। और उसके बाद पूरा का पूरा मैसूर किसके कब्जे में आ जाता है, तो पूरा मैसूर कब्जे में आ जाता है अंग्रेजों का। याद में आप खूब अच्छे से रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 266 के बाद 267 कहता है व्हिच मॉस्क्यू इज बिलीव्ड टू बी फर्स्ट वन टू बी बिल्ट इन दिल्ली एंड सिचुएटेड नियर कुतुब मीनार। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यह माना जाता है कि कुतुब मीनार के पास स्थित दिल्ली में बनी पहली मस्जिद कौन सी है। अब देखिए, अब कुतुब मीनार के पास तो एक ही मस्जिद है और उसका नाम है कुबत उल इस्लाम मस्जिद। कुबत उल इस्लाम मस्जिद है, कुतुब मीनार के पास बना हुआ है। अच्छा ठीक है, इस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो देखो इस मस्जिद का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया, और ये दिल्ली का पहला मस्जिद है। दिल्ली का क्या है बेटा, ये पहला मस्जिद है। अच्छा ठीक है, आगे क्वेश्चन, आगे पॉइंट देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का भी स्थापना किया, ये बात भी आप जानते हैं खूब अच्छे से। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश का स्थापना किया बेटा, गुलाम वंश का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को स्थापना किया, ये बात भी आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का
ये इसने स्थापना किया। अच्छा, ये भी बात जानते हैं आप, ये भी बात जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था बेटा? गोरी का गुलाम था। ये भी बात आप जानते हैं, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अच्छा, ये भी बात आप जानते होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी लाहौर था। ये भी बात आप जानते ही होंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद का नाम इल्तुतमिश था। ये भी बात आप जानते होंगे, ध्यान में रखिएगा। बहुत ऐसी बातें हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि वो बहुत दानी था। लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि वो बहुत दानी था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया। ये भी बात आप खूब अच्छे से जानते होंगे, ध्यान रखिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े और भी बातें हैं, लेकिन ये कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली में। चलिए, ये बात आप खूब अच्छे से समझ गए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। आगे बात करते हैं 267 से लेके 268। क्या कहता है 268 कि पंजाब में किसको पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? तो देखो, अमृतसर, ध्यान रखिएगा, अमृतसर को। अब देखो, अमृतसर, सर का मतलब ये होता है तालाब, यानी कि अमृत का तालाब। और इस यहीं पे एक मंदिर बनाया गया। क्या बेटा? स्वर्ण मंदिर। क्या बनाया गया? स्वर्ण मंदिर, आप जानते हैं। और स्वर्ण मंदिर को हर क्या बोलते हैं? स्वर्ण मंदिर। अच्छा, इस अमृतसर की स्थापना में अकबर ने, ध्यान रखिएगा, अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। कितने बीघा जमीन दान में दिया था बेटा? 500 बीघा जमीन दान में दिया था। ध्यान रखिएगा, दान में दिया था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, बीबी भानी को। और इसी जमीन पे स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। स्वर्ण मंदिर, और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव जी ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर के निर्माण का नींव रखा। ये बात भी आप याद रखिएगा। तो अमृतसर बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। और इसमें और भी बातें हैं। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। आज भी पटना में हर साल जो है ना, या प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह जी के याद में। चलिए, ठीक है। अब अभी इस पे बहुत सारी बातें अपन कर सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत सारा है। 269, व्हिच इज द टॉलेस्ट विक्ट्री टावर इन इंडिया? यानी कि 269 में कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा विजय टावर कौन सा है? तो फतेह बुर्ज है। क्या है बेटा? फतेह बुर्ज, ठीक है। विजय स्तंभ तो नहीं, विजय स्तंभ होना चाहिए, जो टॉलेस्ट फतेह बुर्ज 269। चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं 270। व्हेन वाज गोवा कैप्चर्ड बाय पुर्तगीज? पुर्तगालियों के द्वारा गोवा कब कैप्चर किया गया? तो देखो, आप जानते हैं कि पुर्तगालियों के द्वारा गोवा को 1510 में कैप्चर किया गया, आप जानते हैं, ठीक है ना। गोवा पहले बीजापुर के पास था। गोवा किसके पास था? तो गोवा पहले बीजापुर के पास था। ध्यान रखिएगा, बीजापुर के पास। ये मैं शायद गलत लिखा हूं, ऐसे होगा। गोवा बीजापुर के पास था, और बीजापुर से पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा को क्या कर लिया था बेटा? छीन लिया था। ध्यान रखिएगा। और पुर्तगालियों के जब वास्को डिगामा भारत आया था, ध्यान रखिएगा, जब वास्को डिगामा भारत आया तो उसके बाद पुर्तगालियों ने पूरा का पूरा एक कंपनी बनाया, एस्तादो द इंडिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ पुर्तगाल। ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ पुर्तगाल, जिसको एस्तादो द इंडिया कहते हैं, पुर्तगाल, ठीक है ना। और उसके बाद उसने गवर्नर नियुक्त किए, और उन गवर्नरों ने पुर्तगाल में, भारत में आकर के अलग अलग नीति अपनाया। किसी ने साम्राज्यवाद की नीति अपनाया, जो हमने आपको पढ़ाया है। किसी ने ब्लू वाटर का नीति अपनाया, नीले पानी की नीति अपनाया, जो हमने आपको पढ़ाया है। इन सभी नीतियों में ये था कि भाई कुछ चाहता है कि पानी पे कब्जा करके रखे कुछ गवर्नर चाहता है कि हम भारत के अंदर में अपना साम्राज्य बढ़ाए। उसी साम्राज्यवादी नीति के तहत 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, यानी कि बीजापुर से पुर्तगालियों ने गोवा को क्या कर लिया बेटा? छीन लिया। ध्यान में आप रखिएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हु रोट मिडिएवल एरा इपिक पद्मावत? पद्मावत किसने लिखा है? तो देखो, पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने।
पद्मावत किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी। अब पद्मावत की बात करें तो पद्मावत में यानी कि पद्मावत में जो बात की गई है वो की गई है अलाउद्दीन खिलजी का। किसका बात की गई बेटा? अलाउद्दीन खिलजी की बात की गई है पद्मावत में। पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये हो गया कि अलाउद्दीन खिलजी। और पद्मावती की बात की गई है, पद्मावती की बात की गई है, इसमें राजा रतन सिंह है तो रतन सिंह जी की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। इन सब की बात की गई है पद्मावत में, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी के अगर बारे में बात करें तो ये हिंदी के महान कवि हुआ करते थे। हिंदी के कवि है, ध्यान रखिएगा, हिंदी के साहित्यकार हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है वो शेरशाह का टाइम पीरियड है, यानी कि शेरशाह के समय में जायसी हुआ करते थे। और शेरशाह का टाइम पीरियड है 1540 से लेकर के 1545, ध्यान रखिएगा। शेरशाह का टाइम पीरियड कब है? 1540 से 1545। और अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है 1296 से। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 250 साल बाद पद्मावत लिखा गया है, तो इसमें कितनी सच्चाई और कितनी क्या बातें होंगी। तो इसके लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा करने की विषय नहीं है, क्योंकि जो कवि होता है उनके पास कल्पना होती है, बस कैरेक्टर वो सही ढूंढ लेता है और बाकी चीज़ें कल्पनाओं पे चलती है। तो बहुत चर्चा करने की ज़रूरत इस पे नहीं है। और वैसे भी एज में जब इंटरनेट नहीं था, जब दुनियादारी नहीं थी, जब पीछे की कोई चीज़ों को सहेजने का बहुत ज़्यादा पुख्ता इंतजाम नहीं था, तो फिर आप समझ रहे हैं कि पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की जो कहानी दिखाई गई है उसमें कितनी सच्चाई और कितनी झूठ होगी। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। बस कैरेक्टर सच है, कैरेक्टर इन द सेंस कि उस पूरे पद्मावती के जो नायक और नायिका है और उस पद्मावती के जो खलनायक हैं, ये सारे के सारे पात्र सही है, क्या बोलते हैं, वास्तविक जीवन से उठाए गए हैं, लेकिन उसकी कहानी में कपोल कल्पना है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे 272, which of the following statements is not correct about राजा राम मोहन राय। अब पॉइंट यह है कि राजा राम मोहन राय के बारे में कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। जरा पढ़ते हैं एक एक स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि उन्होंने गिफ्ट टू मोनोथेसिस नामक पुस्तक लिखी। ये बिल्कुल सही है, इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथेसिस, एकेश्वरवादियों को उपहार, इसको हिंदी में बोलते हैं एकेश्वरवादियों को उपहार, एकेश्वरवादियों को उपहार, ये इन्होंने किताब लिखा है। एक बात याद रखिएगा, किसने लिखा बेटा? राजा राम मोहन राय ने। सभी मनुष्यों को सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे, बिल्कुल सही है। वो सोशल इक्वालिटी पे बिलीव करते थे। उन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, उन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। मैंने राजा राम मोहन राय को खूब अच्छे से पढ़ाया है। वो अग्रदूत है, पायनियर है, ध्यान रखिएगा, भारतीय रेनेसा का। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया नहीं बेटा, आर्य समाज की स्थापना किया था दयानंद सरस्वती ने, ध्यान रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने किया बेटा? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया, खूब अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इन्होंने तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो इसका यही आंसर मैंने टिक लगाया है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? नॉट करेक्ट। तो यही नॉट करेक्ट है, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। और दयानंद सरस्वती का एक स्टेटमेंट था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ध्यान रखिएगा। ये इनका स्टेटमेंट है जो एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। और भी बात याद रखिएगा कि इन्होंने कहा था, इन्होंने किताब लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, यही लिखे थे क्या? हाँ ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, ये एक पॉइंट हमने आपको दयानंद सरस्वती के बारे में बता दिया। अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है 272 के बाद 273 क्वेश्चन, हु वाज आल्सो नोन एज रबिया उद दुर्रानी। रबिया उद दुर्रानी किसे कहा जाता है? तो देखो, रबिया उद दुर्रानी कौन थी? तो रबिया उद दुर्रानी औरंगजेब की वाइफ थी, औरंगजेब की वाइफ, ध्यान रखिएगा, औरंगजेब की पत्नी थी। अब एक बात याद रखिएगा, इसी के याद में औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था। क्या बनवाया था बेटा? बीबी का मकबरा बनवाया। और ये बीबी का मकबरा कहाँ बनवाया बेटा? औरंगाबाद में बनवाया। कहाँ बनवाया बेटा? औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया, ध्यान रखिएगा। और इसका नाम दिलरास बानू था, दिलरास बानू बेगम था। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था अपनी वाइफ के लिए, और उनका नाम था रबिया उद दुर्रानी। ये बात भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं 273 के बाद 274
274 कहता है हु फाउंडेड बहमनी किंगडम, यानी बहमनी किंगडम, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मैंने बहमनी आपको पढ़ाया है और आज भी क्वेश्चन जब शुरू कर रहे थे वहां पे मैंने बहमनी के बारे में बात किया था कि बहमनी किंगडम का स्थापना किया किसने, अलाउद्दीन बहमन शाह ने, जिसे हसन गंगू भी कहते हैं, अलाउद्दीन बहमन शाह जिसे हम हसन गंगू कहते हैं। और यही बहमनी आगे चल करके 4-5 राज्यों में बदल जाता है, अहमदनगर, बरार, बीदर, गोलकुंडा, ध्यान रखिएगा, गोलकुंडा, बीजापुर, ये 5 राज्यों में अहमदनगर बहमनी साम्राज्य बदल जाता है, बट जाता है। और ध्यान रखिएगा इसी बहमनी के समय में एक और साम्राज्य हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य। क्या नाम था बेटा, विजयनगर साम्राज्य, ध्यान रखिएगा। और इस विजयनगर साम्राज्य का ध्यान रखिएगा संस्थापक है हरिहर और बुक्का, याद रखिएगा। इस दोनों के बीच में खूब लड़ाई हुई, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में बहुत लड़ाई हुई। और एक लड़ाई जो बहुत फेमस है, तालीकोटा का युद्ध, जिसे हम राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, जो विजयनगर और बहमनी के बीच अंतिम लड़ाई थी। और हालांकि बहमनी तो खत्म हो चुका था, ये बहमनी इस 5 राज्यों में बदल गया था, तो ये सभी राज्य एक तरफ और विजयनगर एक तरफ। और उस लड़ाई में विजयनगर की करारी हार होती है। उसके बाद विजयनगर फिर अपने रास्ते पे नहीं आ पाता है, उसके बाद फिर सनय विजयनगर डूब जाता है। विजयनगर की राजधानी हम्पी है। पिछले वीडियो में हमने हम्पी के बारे में आपको बताया था, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में भी हम्पी को क्या किया गया बेटा, शामिल किया गया है। चलिए 274 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं 275 नंबर क्वेश्चन का। 275, जयपुर में हवा महल निर्माण किससे प्रेरित था। तो झुंझुनू के खेतरी महल से प्रेरित था। ध्यान रखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये फिर से रिपीट हो सकता है, तो इसको एक बार ध्यान में आप रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 276, उल्टा बंसी इज ए डिस्टिंक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हिच भक्त पोएट। उलटबासी, अच्छा देखो ये उलटबासी है ना, ये उलटबासी, इसको हम उल्टा बंसी नहीं बोलते हैं, उलटबासियां बोलते हैं। कबीर की उलटबासियां, ध्यान रखिएगा, ये उलटबासियां है कबीर की, ध्यान रखिएगा, कबीर की उलटबासियां, ध्यान रखिएगा। तो कबीर के लिए जाना जाता है, ये कबीर हमेशा उल्टा बात, जैसे बोलते हैं ना कि कबीर की उलटबासियां, कबीर उल्टा बात करते हैं, उस तरीके से कबीर के बहुत सारे दोहे आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ उलट बात करते हैं, लेकिन उनका मतलब बहुत गंभीर निकलता है, बड़ा ही बेहतरीन निकलता है, ठीक है ना। भीगे पानी, भीगे क्या बोलते हैं, बरसे पानी भीगे कंबल, ऐसा करके उनकी उलटबासियां हैं। और भी है, मैं याद नहीं, कबीर का शबद, कबीर का एक किताब है शबद रमैनी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कबीर को लेकर के, कबीर का शबद रमैनी, ध्यान रखिएगा, कबीर का शबद रमैनी। ये अपने समय के सबसे क्रांतिकारी लोगों में से एक थे। अगर आप कहते हैं कि वास्तव में कोई क्रांतिकारी था तो वो कबीर थे। बहुत बड़े क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने घर बार छोड़ करके संत बन करके समाज का सुधार किया, ऐसा कुछ नहीं था। वो गृहस्थ में रह करके अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने लोगों के बीच रह करके और समाज सुधार का जिम्मा ठेका लिया था, और अपने शब्दों से, अपने कविताओं से, अपने व्यंग से, अपने उलटबासियां से लोगों को सुधारने का, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम करते थे। कबीर बड़े महान लोग थे, बहुत महान लोग। चलिए 276 की बात कर लिए। 277, हु हैज बिल्ट द हवा महल, हवा महल का निर्माण किसने करवाया। तो हवा महल का निर्माण करवाया महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 278, अजमेर इज एसोसिएटेड विथ व्हिच सिविलियन। आ गया पॉइंट, जो क्वेश्चन हमने आपको बताया था, पहला क्वेश्चन वही था, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो चिश्ती सिलसिले के भारत में संस्थापक है। भारत में, ध्यान रखिएगा, भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक है। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक है। ध्यान रखिएगा, कौन बेटा संस्थापक थे, कौन, मुइनुद्दीन चिश्ती, याद रखिएगा। इन्हीं को गरीब नवाज कहा जाता है, खूब अच्छे से समझ में रखिएगा। चलिए
आगे क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ट्रेवलर एंड स्कॉलर रोट किताब उल हिंद। अब किताब उल हिंद किसने लिखा, बड़ा सिंपल है, किताब उल हिंद अल बरूनी ने लिखा। किसने लिखा बेटा, अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखा, याद रखिएगा अल बरूनी ने। और ये गजनबी के साथ भारत आया था, किसके साथ आया था, गजनबी के साथ भारत आया था अल बरूनी, याद रखिएगा अल बरूनी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसके साथ भारत आया था, तो मोहम्मद गजनबी के साथ ये भारत आया था अल बरूनी। ये किताब उल हिंद लिखा था और ये पहला ऐसा मुसलमान है या पहला ऐसा मुस्लिम साहित्यकार है जिसने भारत के बारे में कुछ लिखा और जो भारतीय साहित्य का अध्ययन भी किया, यानी कि भारतीय साहित्य का मतलब वेद पुराण वगैरह और भी किताबों का, तो भारतीय साहित्य का अध्ययन किया। ध्यान रखिएगा, भारतीय साहित्य का क्या किया बेटा, अध्ययन किया और भारत के बारे में उन्होंने लिखा। और किताब से नाम को पता चल रहा होगा, किताब उल हिंद, इस नाम से आपको पता चल रहा होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन होता है, द फेमस एक्सप्लोरर wanted to come India but instead landed on shore of America। प्रसिद्ध शोधकर्ता भारत आना चाहता था लेकिन इसके बजाय अमेरिका के तट पे वो पहुंच गया 280। बहुत सिंपल है, उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ये भारत आना चाहता था लेकिन अमेरिका पहुंच गया और वहां पर भारत जैसे लोगों, भारत जैसे कलर, जैसे ब्लैक लोगों को देखा तो उस पूरे इलाका को वेस्ट इंडीज कहा, वेस्ट इंडिया कहा, जिसको वेस्ट इंडीज कह दिया। ध्यान रखिएगा, यानी कि भारत ईस्ट में है और ये वेस्ट पहुंच गया तो उसको वेस्ट इंडिया कह दिया और भारत ईस्ट इंडिया है, ध्यान रखिएगा। और वहां के स्थानीय लोगों को क्या कह दिया, रेड इंडियन। क्या कह दिया बेटा, रेड इंडियन। भारत के नाम पे वहां के स्थानीय लोगों को कह दिया रेड इंडियन। अब वहां के जो रेड इंडियन लोग हैं वो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे पूरा अमेरिका में, सिर्फ नए वंश के लोग हैं, नए वंश इन द सेंस कि नए लोग हैं। पुराने जो रेड इंडियंस हैं उनको मार के भगा दिया गया है और जो थोड़े से बचे उचे हैं वो गरीब जैसे, कुछ अलग जैसे उनका जीवन है। वो अमेरिकी वैसा जीवन नहीं है जैसे अमेरिका के बारे में आप सोचते हैं। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां के बारे में कहा जाता है कि वहां का जो मूल आबादी था उसको साफ ही समाप्त कर दिया मार के। और आज यही लोग जो है ना दुनिया में क्या कहते हैं कि क्या बोलते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल खोले हुए हैं और कहते हैं कि लोगों का हत्या नहीं हो और ये हो और वो हो, दुनिया जहान हो। और यही लोग जो है ना वहाँ के ही स्थानीय निवासी को हटा करके और अपना कब्जा जमाया और आज वहाँ का निवासी बने हुए हैं। यूएसए, याद रखिएगा, रेड इंडियन वहाँ के निवासियों को कहा गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 282 क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को उसके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी कहता है कि जो हिस्टोरिकल इवेंट है उसको हम व्यवस्थित कर देते हैं व्यवस्थित। नादिर शाह का भारत पे आक्रमण और दिल्ली पे हमला हुआ, ठीक है। पहला, बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई। बंगाल की दीवानी, हुमायूं ने खोए हुए प्रदेश को वापस पा लिए। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया। जरा देखते हैं कि ये क्या कहानी कहना चाहता है। तो अहमद शाह अब्दाली 1761 में तीसरी लड़ाई लड़ी, पानीपत की तीसरी लड़ाई, आप जानते हैं, मराठाओं के साथ, और मराठाओं को हराया, आप जानते हैं। हुमायूं ने जो खोए हुए प्रदेश वापस पाए, खोए हुए प्रदेश यानी कि फिर से अगर उसने मुगल वंश की स्थापना भारत में कर पाया तो वो 1555 में कर पाया सरहिंदी की लड़ाई के बाद, और 1556 में तो इसकी खुद मृत्यु हो गई। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आता ही है कब बेटा, 1608 में आता ही है। 1600 में तो उसकी स्थापना होती है और बंगाल की दीवानी इसको 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद ही मिलता है, तो 1764 हो गया। और नादिर शाह भारत पे आक्रमण करता है कब बेटा पता है, नादिर शाह 1848 में भारत पे आक्रमण करता है, सॉरी 1857 में होता है, 1748 पे नादिर शाह भारत पे आक्रमण करता है। तो जरा देखते हैं कि ये टाइम पीरियड क्या ठहरता है। तो इसको कालक्रम से हमको करना है, तो कालक्रम से करिएगा तो पहले कौन ठहरेगा, पहले ठहरेगा सी, तो पहले आ गया सी, ठीक है, सी। उसके बाद कौन सा ठहरेगा बेटा, सी हो गया। उसके बाद ठहरेगा ए, 1748, ठीक है, तो ए। उसके बाद डी 1761, तो डी। उसके बाद क्या 1764, बी। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। बस देख लीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 1782, और मैंने सबके बारे में आपसे बात भी कर लिया है। अब 283 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं।
ताजमहल को सजाने के लिए मुख्य रूप से किस वास्तुकला तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो देखिए बड़ा सिंपल है, इसका प्रयोग किया गया था पिट्रा ड्यूरा का। किसका प्रयोग किया गया था? पिट्रा ड्यूरा। अब पॉइंट यहाँ पर यह है बेटा कि पिट्रा ड्यूरा क्या होता है, खूब अच्छे से समझ लीजिए। पिट्रा ड्यूरा के बारे में हम यहाँ पर आपसे बात कर लेना चाहते हैं। तो देखिए पिट्रा ड्यूरा की अगर बात करते हैं तो इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी इत्मा-उद-दौला के मकबरा में। इत्मा-उद-दौला का मकबरा में, ध्यान रखिएगा, पिट्रा ड्यूरा की शुरुआत होती है कि मकबरा में इसकी शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत। ये पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपका बनेगा और आपको बनाना चाहिए एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि इत्मा-उद-दौला थे कौन? तो इत्मा-उद-दौला नूरजहां के पिता थे। किसके पिता थे बेटा? नूरजहां के पिता थे इत्मा-उद-दौला, नूरजहां के पिता इत्मा-उद-दौला थे। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसमें इसके मकबरा में पिट्रा ड्यूरा की शुरुआत हुई थी और यही पिट्रा ड्यूरा फेमस होकर के क्या बन गया? ताजमहल में। अब पॉइंट है कि पिट्रा ड्यूरा है क्या? तो पिट्रा ड्यूरा के बारे में अगर बात करें तो पिट्रा ड्यूरा है क्या बोलते हैं, मोन्यूमेंट्स के, इमारतों के दीवारों को सजाने का कला, इमारतों के दीवारों को सजाने का कला है। इमारतों को दीवारों के सजाने का कला, जहां महंगे महंगे पत्थरों से और फूल से, पच्चीकारियों से दीवारों को क्या किया जाता है बेटा? सजाया जाता है। इसी को पिट्रा ड्यूरा कहते हैं, ध्यान में आप रखिएगा। तो पिट्रा ड्यूरा से सजाया गया था ताजमहल को और पिट्रा ड्यूरा की पहली शुरुआत इत्मा-उद-दौला के समय में किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वेयर वाज सेंट कबीर बॉर्न? कबीर कहाँ जन्म लिया था? मैंने पहले कह दिया कि कबीर का जन्म वाराणसी, जिसे वर्तमान में बनारस या काशी, ध्यान रखिएगा, कहते हैं, ये बनारस में जन्म लिए थे कबीर। कबीर के दोहे, कबीर के मैनी शब्द, कबीर के राम, कबीर की व्यक्तिगत पहचान, उनका फैमिली के साथ रह के भी समाज के लिए जीना। कबीर जिस समय थे ना, उस समय दिल्ली सल्तनत का राजा जो है ना सिकंदर लोदी था कबीर के समय में। ये बात याद रखिएगा, कबीर के समय दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था? सिकंदर लोदी। और जिस समय उसी बनारस में, जिस समय क्या बोलते हैं, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे, उस समय भारत का सम्राट अकबर हुआ करता था। ये बात आप खूब अच्छे से याद रखिएगा। चलिए 284 की बात कर लिए। 285 की बात करते हैं। 285, बिटवीन द 9th and 11th century the Dorter style was used of a sculpture in Bengal including बांग्लादेश एंड बिहार। 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच बंगाल और बिहार की मूर्तियों की किस शैली का उपयोग किया गया था? तो पाल शैली का। आप जानते हैं कि जो पाल वंश थे, यानी कि पाल वंश, ध्यान रखिएगा, और पाल वंश के संस्थापक है गोपाल। कौन है बेटा? गोपाल। और पाल वंश बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में फैला था। बंगाल और बिहार, जानते हैं, इस बात को ध्यान में आप रखिएगा। बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में पाल वंश थे, महान है। इसी पाल वंश गोपाल का है पाल वंश, और जो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चला था, उसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। उसी महान पाल वंश की बात यहाँ पे किया जा रहा है। चलिए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने किया था। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द लेट 18th century व्हिच इंडियन सिटी रोज इन इंपॉर्टेंस एज प्रेसिडेंसी सिटी? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सा भारतीय शहर प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में एक में आगे बढ़े? आपको क्वेश्चन बोलता है कि प्रेसिडेंसी शहर कौन कौन से थे। तो देखो, प्रेसिडेंसी कौन कौन से थे अंग्रेजों के दौर में? तो अंग्रेजों के दौर में कलकत्ता प्रेसिडेंसी था, ठीक है, बढ़िया है। बम्बई प्रेसिडेंसी था, ठीक है, बढ़िया है। और मद्रास प्रेसिडेंसी था, ठीक है, बढ़िया है। बाकी और कोई क्वेश्चन ऑप्शन अगर नहीं मिल रहा है और हमको पहले से ही मिल गया है तो हम इसी को टिक करें और बात खत्म करें। ध्यान रखिएगा, 3 प्रेसिडेंसी थे, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, और 3 बड़े महानगर बसाया गया था या थे उस समय, जो अंग्रेजों का कंसंट्रेशन था और यहीं से अंग्रेज पूरी व्यवस्था को देखते थे। इसी के नाम पे प्रेसिडेंसी बैंक भी खोला गया था, जो आगे चल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंसी बैंक ही। तो 286 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। अब आगे बढ़ते हैं। 287, हैदर अली वाज रूलर ऑफ। अब हैदर अली कहाँ का रूलर था?
सिंपल है, मैसूर। हमने बात कर लिया हैदर अली के बारे में। और आंगल मैसूर युद्ध 4 बार हुआ था, ये भी बात जानते हैं। पहले मैसूर युद्ध में हैदर अली जीत जाता है। दूसरे मैसूर युद्ध में पोर्टो नोवे के स्थान पे आयरकुट ने हैदर अली को हराया और हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो टीपू सुल्तान दूसरे मैसूर युद्ध को लेकर कैरी करता है। तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान हार जाता है और चौथे मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान का श्रीरंगपट्टनम जो उसकी राजधानी थी लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है। और इस तरीके से पूरा मैसूर साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन आ जाता है और फिर से पुराने राजवंश वडियार को वो सौंप दिया जाता है। ध्यान में आप रखिएगा। तो ये हैदर अली की पूरी कहानी है जो हमने बहुत आसान तरीके से बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 288 उच्च डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार में राजा राम मोहन राय का साथ दिया। डेविड हेयर। वैसे डेविड हेयर बोला जाता है, डेविड हेयर थे, ध्यान रखिएगा, डेविड हेयर। और इन्हीं के सहायता से कलकत्ता में कॉलेज खोला गया था, हिंदू कॉलेज, याद रखिएगा। कलकत्ता में क्या खोला गया था बेटा? कॉलेज खोला गया था। कलकत्ता में कॉलेज किसने खोला था? तो ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने। किसके सहायता से? डेविड हेयर की सहायता से, ध्यान रखिएगा। और उसी कॉलेज में पढ़ाते थे हेनरी विवियन डेरोजियो। बहुत बच्चे थे वो और बच्चे में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, हेनरी विवियन डेरोजियो की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये बात हम कर रहे हैं राजा राम मोहन राय का, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। आप जानते हैं उनको भारतीय पुनर्जागरण का, भारतीय पत्रकारिता का, भारतीय शिक्षा का, भारतीय सब कुछ का वो प्रथम व्यक्ति है, अग्रदूत है, वो पायनियर व्यक्ति है, वो आगे आगे चला है और लोगों को राह दिखाया है। राजा राम मोहन राय, उन्हें राजा की उपाधि अकबर तृतीय ने दिया था, राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बात करते हैं। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो गई थी 288। मैंने बहुत सारी बातें आपको करते चलता हूं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आ गए 299 में, रिलीजियस टीचर मियां मीर द पीरियड ऑफ 1600 से 1700 बिलोंग टू, मतलब 1600 बीच अवधि में धर्म शिक्षक मियां मीर कहाँ थे? मियां मीर, तो मियां मीर पंजाब में थे। कहाँ थे बेटा? पंजाब में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर जो है ना करेक्टली मैच्ड नहीं है? देखिएगा कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। मार्को पोलो, रॉल्फ फिश, अब्दुल रज्जाक, देवराय है, देवरे नहीं है, देवराय है, याद रखिएगा, देवराय, देवराय द्वितीय है बेटा, देवराय द्वितीय। जॉन जॉर्डस शाहजहां नहीं बेटा, जॉन जॉर्डस शाहजहां के समय नहीं, ये नहीं। बाकी तो ठीक लग रहा है, यही इसका आंसर होगा। ये इनकरेक्टली मैच्ड है, ये इनकरेक्टली मैच्ड है, ध्यान रखिएगा। पांडे किंगडम का मतलब पांडे शासन, जो पांडे के समय में आया था मार्को पोलो, तो ये ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 290 के बाद 291, रुद्रेश्वर मंदिर और वैष्णव माला गुरी 1000 स्तंभों वाले मंदिर का निर्माण रुद्रदेव ने करवाया था। रुद्रदेव किस वंश से संबंधित थे? तो रुद्रदेव संबंधित है बेटा काकतीय वंश से। किस वंश से संबंधित है बेटा? काकतीय वंश से संबंधित है रुद्रदेव, ध्यान रखिएगा। 292, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी डिड महाराजा जय सिंह द्वितीय नॉट बिल्ड द जंतर मंतर? मतलब किस शहर में महाराजा जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 292 का ए, इलाहाबाद में। दिल्ली में, जयपुर में जंतर मंतर है, दिल्ली में तो जंतर मंतर जानते हैं धरना प्रदर्शन का ही जगह है। वाराणसी में है, इलाहाबाद में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद में नहीं है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट बिल्ड, तो इलाहाबाद में इन्होंने नहीं बनवाया था। 292। 293 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट चार मीनार इन हैदराबाद इज इनकरेक्ट? तो इसको मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इसने शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित किया, अच्छा। इसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में बनवाया, बिल्कुल सही है। या उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर मुख किए हुए 4 भव्य मेहराबों पर बना है, ठीक है। मेहराब 4 मंजिल के कमरों और मेहराबों के एक गैलरी को सहारा देते हैं। ये कोई कमरा उमरा वाली बात यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका आंसर यही होगा डी 293। 294 के बारे में बात करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर कॉल्ड तेलुगु लैंग्वेज इटालियन ऑफ द ईस्ट? किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व की इतालवी कहा? पूर्व का इतालवी कहा तो देखो निकोलो कोंटी ने, निकोलो कोंटी ने, निकोलो कोंटी, ध्यान रखिएगा। ये विजयनगर साम्राज्य के समय निकोलो कोंटी आते हैं, ठीक है ना। निकोलो कोंटी ने देवराय के समय आया था, निकोलो कोंटी। चलो 294। 295,
Which Indian city was gifted by Portuguese as dowry to Charles II, King of England? He got married to sister of King of Portugal in 1662. अब यहाँ पे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है कि पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के राज चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में कौन सा भारतीय शहर, अब क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर मारिएगा, मुंबई को दहेज दे दिया था। अब बताइए, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, मतलब मुंबई हमारा दहेज में ले दे कोई और रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं 296 और संभवतः आज का अंतिम क्वेश्चन। और 296 का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है कि किसका निर्माण 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा किया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया? गोलकुंडा का किला का। ध्यान रखिएगा, गोलकुंडा के किला का निर्माण काकतीय राजाओं ने किया था, जिसे बाद में पुनर्निर्मित किया गया। तो ये हमारा मध्यकालीन भारत का आज अंतिम वीडियो था। यहाँ पे बहुत सारी बातें हमने मध्यकालीन भारत से पढ़ाया, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जो हमने आपको क्लास में डिस्कस नहीं किया है, मैं मानता हूँ इस बात को और जानता भी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, हमसे कुछ बनते हैं कुछ नहीं बनते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर करते इसलिए है ताकि वो बने और हम आगे के क्वेश्चन के लिए तैयार हो सके। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा मध्यकालीन भारत का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अब अगली बार हम आधुनिक भारत के वीडियो के साथ अपने शुरू करेंगे फिर से, और आधुनिक भारत को समाप्त करने के बाद फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सबको करते हुए चलेंगे। तो धन्यवाद, आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।